हेलो शाहरुख गोलूस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम चो कसं काय केड़ो हाल है, केमो नाचो। सो बच्चा पार्टी हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल टूल, और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि भैया मैथमेटिकल टूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए। अगर आपको 11th की फिजिक्स अच्छी करनी है, 12th की अच्छी करनी है, तो भाई मैथमेटिकल टूल पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो उसके बारे में आपको मैं बार बार बोल रहा था कि भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसे दो चीजें हैं जो सब बच्चों को आनी चाहिए। अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं आपको आते हैं तो भाई फिजिक्स अच्छे से आप नहीं पढ़ पाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर बच्चों को 70% बच्चों को शुरुआत में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखने में तकलीफ होती है, पर वो समय के साथ साथ में आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे यही बोलते हैं सर डिफरेंशिएशन नहीं आता है, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम है। तो भाई अगर मन में अगर ये बैठा लोगे ना तो दिक्कत है। सबसे पहले अगर फिजिक्स अच्छी करनी है तो भाई डिफरेंशिएशन के जितने क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो उतने सॉल्व करना, इंटीग्रेशन के जितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतने क्वेश्चन सॉल्व करना। मैं आपको ये बोलूंगा, अगर ये दो टॉपिक आपके अच्छे हैं और ये वेक्टर आपका अच्छा है, भाई फिजिक्स आपकी धांसू होने वाली है, सुपर्ब होने वाली है। तो ठीक है, बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अपन डिफरेंशिएशन वाला टॉपिक, ठीक है ना। पर डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा समझने से पहले कुछ छोटी मगर मोटी बातें हमको करनी पड़ेंगी। जैसे हम चूंकि पढ़ रहे थे ग्राफ थ्योरी, याद है आपको, हमने स्लोप ऑफ लाइन पे बात करी थी। किसी भी ग्राफ में अगर मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होती है ना, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रेट लाइन होती है भाई, बोलो ओके सर, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है, हम बोल दो सर इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव है ना, इसका जो स्लोप है वो क्या है सर, पॉजिटिव स्लोप है tan थीटा जो है सर वो पॉजिटिव है। बोला हाँ सर सही बोल रहे हो, है ना। अगर मान लो ये लाइन होती तो भाई इसका स्लोप क्या हो जाता, इसका स्लोप क्या हो जाता सर, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाता, ठीक है ना। थीटा जो है वो 90 से क्या है, बड़ा है, और स्लोप क्या होता था, tan थीटा होता था। याद आ रहा है आपको, tan थीटा होता था, ठीक है ना। बोला हाँ सर। तो स्लोप बताता है हमें स्टीपनेस, ठीक है ना। तो ये तो चलो लाइन के स्लोप की बात हो गई, पर अगर मैं बोलूं कि किसी भी कर्व, कोई भी कर्व आपके पास में, कोई भी क्या है कर्व, तो किसी भी कर्व के किसी पॉइंट का स्लोप कैसे फाइंड किया जाए। तो जो पॉइंट है यहां पे वो ये है, हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ ए पॉइंट है ना ऑन कर्व। कर्व पे कोई भी कर्व है और किसी भी कर्व पे कोई क्या है बेटे, किसी भी कर्व पे कोई क्या है, पॉइंट है, तो उस पॉइंट का स्लोप कैसे फाइंड किया जाता है ये सीखेंगे। छोटी छोटी मगर छोटी बातें सीखेंगे पहले, मतलब जो बातें अभी बुक्स में नहीं होती हैं वो छोटी छोटी फंडामेंटल बातें मैं आपको बताता हूं, ताकि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग बने बेटा, तभी तो आप अच्छे क्वेश्चन कर पाओगे आगे चल के, तभी तो आप बहुत सारी चीजें सीख पाओगे। तो फंडामेंटल बेसिक्स मजबूत होना बहुत जरूरी है, जिन पे मैं ध्यान देता हूं। जैसे मान लीजिए बेटा कोई एक कर्व, ध्यान समझना, ये कोई बेटे अगर कर्व है, ध्यान समझना, ये कोई कर्व है, ठीक है ना, और इसके किसी भी कर्व के किसी पॉइंट का आपको स्लोप चाहिए। मान लो इस पॉइंट P का आपको स्लोप चाहिए, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है, प्रोसेस ये होता है, पहला प्रोसेस क्या है, मतलब प्रोसेस का स्टेप क्या है, पहला ड्रॉ टेंजेंट, क्या है बेटा, ड्रॉ टेंजेंट ऑन पॉइंट। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा कि आप जिस भी पॉइंट का स्लोप निकालना चाहते हैं, स्लोप किसके लिए, कर्व है, कोई भी कैसा भी कर्व हो सकता है, और किसी भी कर्व का कोई पॉइंट है और उस पॉइंट का आप स्लोप निकालना चाहते हैं। मान लो मैंने पॉइंट यहां ले लिया बेटा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या हो जाएगा, ड्रॉ टेंजेंट ऑन पॉइंट, पहला स्टेप ये है। तो हम क्या करेंगे भाई, अब हम टेंजेंट क्या करने वाले हैं, ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। बोलो ओके सर। दूसरा आप एक काम करो सर, टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लो भाई मैं टेंजेंट क्या करने वाला हूं, ड्रॉ करने वाला हूं। तो मैं क्या करने वाला हूं, पॉइंट जो P आपको दिख रहा है, इस पॉइंट P पे मैं क्या कर दूंगा, एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ कर दूंगा। आई होप आपको ये दिखे, पर नहीं दिख रही होगी तो दोबारा कोई बात नहीं, देख लेते हैं, इसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। तो भाई हम क्या करने वाले हैं, टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं, किस पे, टेंजेंट ड्रॉ करने वाले हैं पॉइंट P पे, ठीक है। तो पॉइंट P पर हमने ये इस तरीके से क्या ड्रॉ कर दिया भाई, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप क्या हो गया कि आपको किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट का अगर क्या चाहिए, किसी भी पॉइंट का आपको क्या चाहिए, स्लोप निकालना है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दीजिए भाई, टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए उस पॉइंट पे। देखो मेरे से खींचने वाला सब साफ साफ, तो उस पॉइंट पे क्या कर देंगे, उस पॉइंट पे क्या कर देंगे, एक टेंजेंट जो है वो आप क्या कर देंगे, ड्रॉ कर देंगे,
ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ हो गई। उसके बाद का स्टेप क्या है, उसके बाद का स्टेप क्या है, पॉजिटिव जो एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है ना, या जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, उससे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल देखेंगे थीटा। और ये जो थीटा आप देख रहे हो है ना, इसका जब आप tan ले लेंगे तो tan थीटा को हम क्या बोल देंगे, स्लोप कह देंगे, ठीक है ना। तो ये स्लोप हो गया, समझ में आया। बोलो ओके सर, कुछ छोटे छोटे सवाल पूछो हमसे, बिल्कुल पूछेंगे। जैसे मान लो मैंने बेटा आपको एक सवाल आपके सामने बनाया, आपके लिए बनाया कि भाई ये मान लो x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है ना। डिफरेंशिएशन समझने के लिए कुछ ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं थोड़े छोटे क्वेश्चंस के माध्यम से वो नॉलेज आपकी बढ़ा रहा हूं, ठीक है बेटा। ये बातें आपको किताबों में नहीं मिलेंगी, और फिर जब ये काम आएंगी आगे तो आप मेरे से दिमाग सोचोगे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, है ना। तो उन्हीं छोटी छोटी बातों में मैं बात करता हूं जहां पर बच्चे अटकते हैं, क्योंकि मैंने 11 साल से आपके जो है ऑफलाइन के अंदर पढ़ाया, अच्छे अच्छे बच्चों को देखा, तो उनकी जो प्रॉब्लम्स थी वही प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे लेता हूं ताकि क्वेश्चंस के माध्यम से आपको वो दिक्कत ना रहे, ठीक है। अब मान लीजिए क्या करा बेटा, एक ये कर्व ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट बोला P, मैंने एक पॉइंट बोला यहाँ पे Q, और मैंने एक पॉइंट बोला यहाँ पे R। और मेरा सवाल क्या है भाई, मेरा सवाल ये है कि आपको बताना है कौन से पॉइंट का, इस कर्व के कौन से पॉइंट का स्लोप 0 है। मतलब मान लो मैंने ऑप्शन दिया आपको, मैंने बोला स्लोप जो है पॉइंट P का 0, दूसरा ऑप्शन दिया मैंने आपको स्लोप जो है पॉइंट Q का 0, मैंने बोला तीसरा ऑप्शन जो स्लोप है पॉइंट R का वो 0। तो आपको इन तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही चुनना है कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। तो क्या प्रोसेस बताया, दिमाग ज्यादा मत लगाओ कि भाई सर कर्व दे रखा है, पहली बात तो बोला हाँ भाई, और कर्व के ऊपर आपने 3 पॉइंट दिखा रखे हैं P Q R, बोला हाँ भाई, और आप जानना सर ये चाहते हो कि किस पॉइंट का स्लोप 0 होगा, बोला हाँ सर। तो सर किसी भी कर्व के किसी भी पॉइंट का सर आपको जब स्लोप निकालना होता है तो आप एक काम करते हो, क्या करते हैं भाई सर, काम आप ये करते हो कि आप उस पॉइंट पे जो है ना, आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो, बोला हाँ सही बोल रहा है बच्चा भाई। तो भाई हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब मान लो मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी P पॉइंट पे, तो भाई अगर मैं P पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट कुछ ऐसी आएगी, बोला हाँ सर ऐसी आएगी। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं मान लीजिए किस पॉइंट पे, अगर R पॉइंट पे ड्रॉ करूं, R पॉइंट पे ड्रॉ करूं, तो R पॉइंट पे ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट सर कुछ इस तरह की आएगी, बोला हाँ सर सही बोल रहे हो, ठीक है। और सर अगर आप किस पे, अगर आप Q पॉइंट की बात कर रहे हो, Q पॉइंट पे चाहिए तो Q पॉइंट के लिए आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो सर Q पॉइंट की पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कुछ टेंजेंट इस तरह की मिलेगी, बोले हाँ सर सही बात कह रहे हो, ठीक है। तो हमने तीनों पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दी, टेंजेंट ड्रॉ कर दी। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या था सर, उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप था वो ये था कि आपको अब एक्स एक्सिस से, किससे, आपको जो है सर एक्स एक्सिस से एंगल देखना था, बोला हाँ साहब सही बोल रहे हो, एक्स एक्सिस से एंगल देखना था। अब मान लो एक्सिस तो यही है ना, तो मान लो ये, चलो इसको डॉटेड ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए। यहां से एंगल देखना है, इस एक्स एक्सिस से एंगल देखना है ना, और ये यहाँ पे एक्सिस तो यही हो गई, इससे एंगल देखना है, समझ रहे हो बात। तो भाई अगर आप ध्यान से देखो बेटा, अगर ध्यान से देखो तो इस केस में अगर थीटा देख रहे हो तो इस केस में जो थीटा है वो 90 से छोटा है, इस केस में जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, और इस Q वाले केस में जो थीटा है वो क्या है, 0 है, बोला हाँ सर। और सर स्लोप होता है क्या है सर, tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है बेटा सर, tan थीटा होता है। तो इसका मतलब सर हमको ये बात समझ में आ गई यहां से कि जो Q पॉइंट है ना, Q पॉइंट सर उसका स्लोप 0 होगा, इसका थीटा 0 है तो tan 0, तो मतलब 0, तो इसका मतलब Q पॉइंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। सर ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी जो है वो सही है, Q पॉइंट का स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ऐसे ही P पॉइंट की बात करें तो P पॉइंट का स्लोप पॉजिटिव स्लोप होगा, क्या स्लोप होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। और Q पॉइंट की बात, सॉरी R पॉइंट की बात करें तो इसका स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, क्योंकि आपको पता है थीटा अगर 90 से छोटा होता है तो tan थीटा पॉजिटिव होता है और tan थीटा ही स्लोप होता है, तो भाई इसका स्लोप पॉजिटिव। और यहाँ पे थीटा आप देख पा रहे हो 90 से क्या है, बड़ा है, मतलब tan थीटा ना नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 90 से बड़ा होगा। तो भाई सर यहाँ पे जो स्लोप है वो क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि मैंने आपको सिंपली बताया था कि ऐसी लाइनों का स्लोप सबका पॉजिटिव होता है और ऐसी लाइनों का स्लोप सबका नेगेटिव होता है।
और जो लाइनें हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होती है उनका स्लोप क्या होता है, 0 होता है। तो भाई इसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे, और क्वेश्चन पूछता हूं मैं। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, मान लीजिए मैं आपके सामने एक ग्राफ बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैंने एक्स क्वांटिटी ली और वाई एक्सिस पे वाई क्वांटिटी ली, और मैंने आपके लिए एक ग्राफ बनाया। मान लीजिए ग्राफ कुछ इस तरह का है, इस तरह का है, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो कर्व है वो इंक्रीजिंग स्लोप वाला है या ये कर्व जो है डिक्रीजिंग स्लोप वाला है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, पहला ऑप्शन आपको दे रहा हूं कि कर्व इज ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, पहला ऑप्शन मैंने ये दिया। और दूसरा ऑप्शन मैंने दिया कर्व इज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप, दूसरा ऑप्शन ये दिया। और तीसरा ऑप्शन बेटा ये दिया कर्व इज ऑफ कांस्टेंट स्लोप। क्या दिया कि कर्व जो है कांस्टेंट स्लोप वाला कर्व है। तो भाई सर आपने पढ़ाया ही है तो हमको तो पता ही है क्या करना है भाई। जब भी जिस भी पॉइंट का आपको स्लोप पता करना हो आप उस पर क्या ड्रॉ करेंगे सर, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे सर, उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। मान लो अगर आप ये पॉइंट लेते हो कहीं पे, ये पॉइंट लेते हो, मान लो आपको कौन सा पॉइंट लेते हो, आप कहीं कोई भी 3-4 पॉइंट लेते हो। मान लो आपने एक ये पॉइंट चूज करा, आपने एक ये पॉइंट देखा, आपने एक ये पॉइंट देखा, आपने एक ये पॉइंट देखा। तो जब आप इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, आप जब इन पे क्या ड्रॉ कर रहे हो भाई, आप जब इन पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो देखो क्या होता है। एक तो मैंने इस केस में टेंजेंट ड्रॉ किया, एक मैंने इस केस में टेंजेंट ड्रॉ किया, रुक जाओ गलत हो जाएगा ये तो। एक मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, बोला हाँ सर। एक मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, एक मैंने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया। तो मैं क्या देख रहा हूं, ये लाइन पहले ऐसी थी, यहां पे देखा तो ऐसी हो गई, यहां पे देखा तो ऐसे हो गई, यहां पे तो कहते ऐसे हो गई। तो कहने का मतलब इस लाइन के अगर थीटा की बात करें एक्स एक्सिस से, तो यहां पे मान लो अगर ये थीटा कितना है, थीटा 1 है। यहां पे बात करें ये एंगल कितना है, थीटा 2 है। यहां पे बात करें ये एंगल कितना है, थीटा 3 है। और यहां पे अगर बात करें थीटा 4 है। तो थीटा 4 तो कितना हो गया भाई, 0 डिग्री के पास पहुंच गया। तो अगर ध्यान से अगर देखो तो ये लाइन पहले ऐसे थी भाई, थीटा 1 कुछ ऐसा है, यस और नो। थीटा 2 की तरफ मुड़ते तो ये लाइन ऐसे थी, अभी लाइन थोड़ी ऐसे मुड़ गई, ये लाइन थोड़ी नीचे आ गई, तो थीटा 2। थीटा 3 के लिए बात करें तो लाइन और झुक गई, थीटा 3। और भाई थीटा 4 की बात करें तो लाइन बिल्कुल ऐसे क्या हो चुकी है, सीधी हो चुकी है। तो इसका मतलब ध्यान से देखो तो भाई एंगल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस केस में यहां पे जो एंगल है थीटा जो है वो क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे आप इस पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे थीटा डिक्रीज होता जा रहा है। और इसका मतलब tan थीटा भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जो स्लोप है वो लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब हो जाए कर्व इज ऑफ इंक्रीजिंग स्लोप, नहीं गलत है भाई ऑप्शन, कर्व इज ऑफ डिक्रीजिंग स्लोप। हाँ भाई ये बात सही है, कर्व जो है एक ऐसा कर्व है जिसका स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। मतलब लगातार जो स्लोप है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक और अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मान लो हमने एक वर्टिकल एक्सिस खींची और एक हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींची, ठीक है बेटा, ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए हम एक कर्व बनाते हैं। मान लीजिए मैंने कर्व जो बनाया कुछ इस तरह का कर्व बनाया, ओके बच्चों, कुछ इस तरह का कर्व बनाया। बोलो ओके सर। अब पॉइंट ले लो यहाँ पे। अब मान लो एक आपने यहाँ पे पॉइंट लिया, एक यहाँ पे पॉइंट लिया, एक यहाँ पे पॉइंट लिया, एक यहाँ पे लिया। तो भाई अगर आप यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे बच्चों, जब आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, मान लो आपने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये टेंजेंट ऐसी, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट ऐसी, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट ऐसी, यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये टेंजेंट ऐसी। तो आप ध्यान से देख पा रहे हो भाई यहाँ पे जो एंगल, देखो पहले ऐसे ऐसे पड़ी हुई थी लाइन, ऐसे पड़ी हुई थी, आगे जा रहे तो और बढ़ती हुई तो एंगल बढ़ता जा रहा है लगातार। तो इस केस में क्या हो रहा है ना,
जो थीटा है इस केस में जो क्या है, जो थीटा है बेटा वो लगातार क्या होता जा रहा है, थीटा जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब टेन थीटा भी इंक्रीज होता जाएगा, इसका मतलब स्लोप भी लगातार क्या होता जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो आप स्लोप देख पा रहे हो बेटा वो इंक्रीजिंग स्लोप है, इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व है। ये जो कर्व है वो इंक्रीजिंग स्लोप वाला क्या है, कर्व। तो इस कर्व का स्लोप लगातार क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो हमने सीखा डिक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व क्या होता और इंक्रीजिंग स्लोप वाला कर्व क्या होता। रटना नहीं है इसको भाई। यहां पे देखो एंगल कम, आगे जा रहे हो वैसे वैसे एंगल क्या होता है, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब स्लोप बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना भाई। स्लोप क्या देता है, स्टीपनेस की नॉलेज देता है। तो इस पॉइंट पे देखोगे तो ये यहां पे अगर टेंशन ड्रॉ करोगे तो एंगल छोटा, यहां पे ड्रॉ करोगे तो एंगल बड़ा, यहां पे ड्रॉ करोगे तो एंगल और बड़ा, यहां पे ड्रॉ करोगे तो एंगल और बड़ा, और यहां पे ड्रॉ करोगे तो एंगल बहुत बड़ा हो जाएगा। ये एंगल तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और आगे जाओगे तो 90 के आसपास हो जाएगा। ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से तो हम सीख चुके हैं ये पॉइंट। अच्छा हो, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी और छोटी मगर मोटी बातों पे काम करते हैं। देखो एक ये निशान होता है, ठीक है ना, त्रिभुज जैसा, ट्रायंगल जैसा, डेल्टा कहते हैं, और एक ये निशान होता है। दो ये निशान होते हैं जो डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं। डिफरेंस के लिए, किसके लिए, डिफरेंस के लिए। अब ये निशान कब यूज करेंगे और ये निशान कब यूज करेंगे वो भी समझना जरूरी है। जैसे मान लो एक लेंथ थी, पहले वो थी मान लो 50, और अब ये लेंथ 50 से कितना हो गई, मान लो 100 हो गई। तो यहां पे चेंज इन लेंथ, अगर मैं चेंज इन लेंथ लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस 50 करूंगा, मतलब 50 लिख दूंगा। ठीक है, मान लो लेंथ कितनी थी, समझो 100 थी, और 100 से ये मान लो 110 हो गई, तो 110 माइनस 100 क्या करूंगा, 10 लिख दूंगा। तो अगर इस केस में आप लिख रहे हो ना, तब इस केस में आप ये डेल्टा यूज करोगे। डेल्टा अगर L2 माइनस L1 लिख रहे हो, तो जब फाइनाइट चेंज होता है तब हम ये ट्रायंगल वाला निशान यूज करते हैं चेंज के लिए। ठीक है, पर अगर चेंज बहुत कम हो, जैसे मान लो कोई लेंथ है और वो लेंथ पहले थी मान लीजिए 2 मीटर समझो, और अब ये लेंथ हो गई 2.00000001, तो चेंज कितने का आया, 0.00000001। कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना। तो इस केस में हम जो चेंज यूज करेंगे ना, L2 माइनस L1 जो लिखेंगे हम, तो यहाँ पे स्मॉल डी यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 0.00000001। तो जब चेंज बड़ा होता है, फाइनाइट होता है, तो ये डेल्टा वाला निशान यूज करते हैं, और चेंज जब बहुत छोटा होता है तो हम ये डी वाला निशान यूज करते हैं। इतनी बात समझ आ गई। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ताकि डिफरेंशिएशन हमको और अच्छे से समझ में आए। डिफरेंशिएशन समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज। क्या समझना पड़ेगा बेटा, हमको समझना पड़ेगा रेट ऑफ चेंज। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, चेंज होने की रेट, किसी भी क्वांटिटी के चेंज होने की रेट को क्या कहते हैं हम, रेट ऑफ चेंज। तो कोई क्वांटिटी से मान लो y है, और y किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। x यहां पर जो होता है, x जो होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है। और जो y होता है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये बात सब कर चुके हैं अपन। तो जैसे जैसे आप x में चेंज करते हो वैसे वैसे y में बदलाव आता है। ठीक है, तो अगर रेट ऑफ चेंज की बात करें तो मतलब x में चेंज करने पर अगर y में चेंज आ रहा है, तो x में कितना चेंज करो तो कितना y में चेंज आ रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज। अब अगर इस रेट ऑफ चेंज पे अगर आप जाओगे तो ये दो तरह का होता है। रेट ऑफ चेंज तो समझ में आता है हमको, चेंज होने की रेट को रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब ये रेट ऑफ चेंज भाई दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या होती है पहले, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा आपका होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दूसरा क्या होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। दो चीजें हम पढ़ेंगे फिजिक्स में, तो बिल्कुल बेसिक से उठा रहा हूं बातें मैं,
है ना। थोड़ा ध्यान आपको बोर्ड पे रखना है, पूरे अच्छे से वीडियो देखना है, बोर नहीं होना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। पहला क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इनको समझते हैं थोड़ा सा अपन। देखो, अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज पढ़ना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, तो यहां पे थोड़े चेंजेस क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज में थोड़े चेंजेस बड़े नहीं होते, बहुत छोटे होते हैं। अगर आप कोई भी ग्राफ बनाते हो, किस किस में ग्राफ बनाया आपने, फॉर एग्जांपल यहां पे x क्वांटिटी ले ली और यहां पे y क्वांटिटी ले ली, क्लियर है, यहां पे x क्वांटिटी ले ली और यहां पे आपने y क्वांटिटी ले ली, ठीक है सर। अब मान लीजिए जो x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू है ना, वो कितनी है, यहां पर इस पॉइंट पे x की जो वैल्यू है मान लीजिए कितनी है, x1 है, और जब x की वैल्यू x1 है तो मान लीजिए उसी टाइम पे y की जो वैल्यू है, y की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, y1 है। तो मैंने यहां पे लिखा कि जब x की वैल्यू कितनी है, x1 है, तो y की वैल्यू कितनी है, y1 है, ठीक है। और मैं कह रहा हूं जब x की वैल्यू मान लीजिए कितनी हो, इस पॉइंट पे बात करूं, मान लो x की वैल्यू जब x2 हो तो y की वैल्यू में कितनी बोल रहा हूं, y की वैल्यू कितनी बोल रहा हूं, y2 बोल रहा हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा ध्यान से देखना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। जब भाई x की वैल्यू x1 तो y की वैल्यू कितनी है, y1, और जब x की वैल्यू कितनी है, x2 है, तो y की वैल्यू कितनी है, y2, y की वैल्यू कितनी है, y2 है, ठीक है। बोलो ओके सर। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई ये डिफरेंस बताओ कितना हो जाएगा, अगर मैं इस डिफरेंस की बात करूं, तो भाई ये डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो भाई ये कैसे निकालेंगे, भाई इतना डिस्टेंस x2 और इतना डिस्टेंस x1 है, तो भाई ये डिस्टेंस हो जाएगा सर x2 माइनस x1। और अगर मैं इतने से डिस्टेंस की बात करूं, ये डिस्टेंस की बात करूं, तो इस डिस्टेंस की बात करूं तो सर ये लेंथ कितना है, y2, और ये कितना है, y1, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। समझ में कहानी। तो अगर ये x2 माइनस x1 है और ये y2 माइनस y1 है ना, तो भाई अगर यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को अगर अपन मिला देते हैं, मान लो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे मिला दिया, है ना, तो जब भी हम किसी भी कर्व के दो पॉइंट को मिलाते हैं, जैसे मान लो आपके पास में ये कोई कर्व है और कर्व के किसी भी दो पॉइंट को अगर आप ऐसे मिला देते हो, तो इस लाइन को हम कहते हैं कोड। क्या कहते हैं, कोड। क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। तो भाई ये जो लाइन है ना, इसको हमने क्या कहा, कोड कहा। तो कर्व के किसी भी दो पॉइंट को अगर आपने मिला दिया तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। एक बार दोबारा समझते हैं। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई मेरे पास में दो एक्सिस है, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है। दोबारा से समझा रहा हूं, नया डायग्राम बनाएंगे ताकि जो मैंने करा दोबारा से आप देख पाए, दोबारा से आप समझ पाए, ठीक है ना। अब मान लो मैंने यहां पे कोई भी कर्व जो है ड्रॉ कर दिया, ये कर्व मैंने ड्रॉ कर दिया, कुछ इस तरह का कर्व जो है मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। एक्स और वाई में कुछ इस तरह का कर्व रहा होगा, ठीक है सर। अब भाई दो पॉइंट है, पहला पॉइंट है ये रहा, मान लीजिए अब ये वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू जब x1 थी तो y की वैल्यू कितनी है भाई, y1 है। और जब x की वैल्यू कितनी थी, x2 थी, तो y की वैल्यू क्या है, y2 है, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक काम करो आप लोग, मतलब क्या करना है सर, आप x1 पॉइंट, ये जो पॉइंट है मान लो p है और ये मान लो q है, इन दोनों को मिला दो। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, मिलाएंगे, तो भाई इस लाइन को हम क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कहेंगे कोड। क्या कहेंगे, इस लाइन को हम कोड कहेंगे। तो लिखो अपनी कॉपी में, कोड क्या होता है, कर्व के किन्हीं भी दो पॉइंट को अगर अपन मिला देते हैं तो मिलाने में इस लाइन को हम बोलते हैं कोड, ठीक है। अब बेटा ये जो डिस्टेंस है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। ये वाला डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1। अब ध्यान देने वाली बात अब आ गई, क्योंकि यहां पर जो चेंजेस है थोड़े बड़े हैं, फाइनाइट चेंजेस हैं, तो यहां पर इस चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा y से, और इस चेंज को हम लिखेंगे किससे, डेल्टा x से। इस चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा x। तो यहां पर जो x2 माइनस x1 लिखा जा रहा है उसको हमने डेल्टा x से लिखा है, और यहां पे जो y2 माइनस y1 लिखा जा रहा है उसको हमने डेल्टा y से लिखा है। आप समझ में आएगी बात, ठीक
ठीक है। अब मान लो यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक ट्राइंगल में यहाँ पे एक एंगल बन रहा हो थीटा, ठीक है ना। तो अगर मैं कहूं ये tan थीटा निकालो इस ट्राइंगल से, मान लो ये P ये Q होता और ये R होता, तो जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ट्राइंगल PQR, इस ट्राइंगल से अगर आप देखते हो और इस ट्राइंगल से अगर आप tan थीटा निकालते हो तो भाई tan थीटा बराबर क्या होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि tan थीटा बराबर क्या होगा हम जानते हैं, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपका डेल्टा y हो जाएगा और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा PR मतलब डेल्टा x, ठीक है ना। तो ये कितना है y2 माइनस y1 है और ये कितना है x2 माइनस x1 है। बात समझ आई। मैं tan थीटा बराबर क्या होता है सर, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सर परपेंडिकुलर कितना है QR है और QR की वैल्यू क्या है सर डेल्टा y के बराबर मतलब y2 माइनस y1 के बराबर। और सर बेस है PR और PR की वैल्यू कितनी सर x2 माइनस x1 के बराबर है मतलब डेल्टा x के बराबर है। सर वही आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, tan थीटा निकाला। पर अगर ध्यान से देखें तो ये tan थीटा है क्या, अलग लैंग्वेज में सी tan थीटा को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं स्लोप। और किसका स्लोप निकाला है अपन ने, इस कोड का स्लोप निकाला। किसका स्लोप निकाला है, इस कोड का। कोड क्या एक तरह की लाइन तो है ना, इस लाइन का स्लोप निकाला अपन, थीटा निकाला, थीटा का tan लिया तो वो स्लोप हो गया ना tan थीटा, ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हो स्लोप ऑफ कोड, स्लोप ऑफ कोड ऑफ yx कर्व। जो yx कर्व है और yx कर्व का जो कोड है, उस कोड का जो भी मैंने कोड बनाया है अभी, उस कोड का हमने क्या निकाला, स्लोप निकाला है। तो ये जो चीज है ना, इसी को आप क्या कह सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो, आप इसी को आप कह सकते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। सो आप इसी चीज को क्या कह सकते हो, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। तो भाई आपने जो लिखा ना यहाँ पे डेल्टा y बाई डेल्टा x, डेल्टा y बाई जो डेल्टा x लिखा है आपने, ये जो चीज लिखी है, इसको क्या पढ़ सकते हो आप, इसको पढ़ सकते हो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y, ऊपर जो है इन y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अगर मान लो भाई अगर लिखा हुआ होता डेल्टा p बाय डेल्टा q, उसको क्या पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन p, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन p विद रेस्पेक्ट टू q पढ़ा जाता है। इसको बात समझ आ रही है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आप पढ़ते हैं ये डेल्टा x बाय डेल्टा y, तो क्या पढ़ते हैं इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज इन x विद रेस्पेक्ट टू y। तो ऐसे पढ़ा है, तो ये होती है एवरेज रेट ऑफ चेंज। और जब भी एवरेज रेट ऑफ चेंज की बात करी जाती है तो डेल्टा ऊपर होता है, डेल्टा में लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहता a बराबर लिखा है डेल्टा v बाय डेल्टा t, तो इसको क्या पढ़ेंगे, मान लो v वेलोसिटी होती है और t टाइम होता, तो मैं इसको क्या पढ़ता, इसको मैं पढ़ता एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसको ऐसे पढ़ता, क्या पढ़ता, इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, समझ रहे हो। तो ये जो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है, इसको हम कह देते हैं फिर एवरेज एक्सेलरेशन। इसी को क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि हम जब काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से मैं आपको इसको समझाऊंगा। यही एवरेज एक्सेलरेशन होता है, समझ में आया। अगर मैं लिख देता v बराबर डेल्टा x बाय डेल्टा t, इसको मैं क्या पढ़ता, x मान लो पोजीशन होती और t क्या होता, टाइम होता। तो इसको अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मैं एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन, एवरेज रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी। तो यही चीज एवरेज वेलोसिटी होती है। तो भाई ये एवरेज रेट ऑफ चेंज आपको समझ में आना जरूरी है ना, तभी आप फिजिक्स में आगे बढ़ पाओगे, तभी मेरी बातें समझ पाओगे। एवरेज एक्सेलरेशन बोलूंगा, कभी मैं एवरेज वेलोसिटी बोलूंगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलूंगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये एवरेज कभी एवरेज बोलूंगा, कभी इंस्टेंटेनियस बोलूंगा, कभी एवरेज करंट निकालने को कहूंगा, कभी इंस्टेंटेनियस करंट निकालने को कहूंगा। तो वो मेरी बातें आप समझ कब पाओगे, जब आपको ये बातें पता हो, ठीक है। चलो एक और लास्ट करते हैं एवरेज के लिए। अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं लिखा होता डेल्टा z बाय डेल्टा y, तो अपने मन में गुनगुना इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सर एवरेज
रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज समझ में आया। तो एवरेज रेट ऑफ जो चेंज है बेसिकली क्या होता है, ये स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कोड। किसका स्लोप होता है, कोड का स्लोप होता है। तो स्लोप ऑफ कोड और y एक्स कर्व इज एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना। तो अगर डेल्टा y ऊपर लिखा है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, अगर p ऊपर लिखा है तो एवरेज रेट ऑफ चेंज इन p विद रिस्पेक्ट टू q। तो ऐसा रहता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये चेंज बहुत छोटा कर दिया, मतलब अगर ये x1 और x2 पॉइंट बहुत पास में आ जाए, अगर ये पॉइंट बहुत पास में आ जाए, ये पास में आ जाएगा, तो ये मान लो q, ये p और q पॉइंट भी बहुत पास में आ जाएंगे, तो सिचुएशन में क्या होगा उस पर थोड़ी सी हमें चर्चा करनी है, तभी हम डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख पाएंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब हम देख रहे हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब हम क्या देखेंगे भाई, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज देखेंगे, ठीक है। हम देख रहे हैं अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब ये चीज पढ़ेंगे। अब जो ये चीज है ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, यही क्या है, आपका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो यहीं से ही हम इसको सीख पाएंगे। डिफरेंशिएशन जो है यही पॉइंट है, यहां से ही आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट होता है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ जो चेंज होती है किसी भी फंक्शन की किसी दूसरे वेरिएबल के साथ में, वही डिफरेंशिएशन कहलाता है। तो चलिए आइए आपको थोड़ा बिल्कुल स्टार्ट से लेके चलता हूं थोड़ा सा मैं, ताकि आपको फील रहे हर चीज की, भाई ये क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं। तो अभी डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा नहीं है मैंने। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो कि डिफरेंशिएशन क्या काम आता है, तो पहली बात तो डिफरेंशिएशन आपको देता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसका यूज हम जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने के लिए, और फिर जिसमें बहुत ऐसी सारी फिजिकल क्वांटिटीज को निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं। बहुत आसान हमारी कैलकुलेशन ये बना देता है। मान लीजिए मेरे पास में कोई ग्राफ है बेटा, और ये ग्राफ कुछ उसी तरह का सेम टू सेम ग्राफ है, बट मैंने कहा कि यार अब की बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। मान लो यहां पर थोड़ा सा पेन छोटा और कर देता है अपन। मान लीजिए जो x की वैल्यू है, यहां पर जो है x की वैल्यू जो है x1 है, ठीक है। यहां पर वैल्यू x की क्या है, x1 है। और इसी के ठीक पास में, ज्यादा दूर नहीं, बहुत थोड़ा सा पास में ही, यहां पर एक पॉइंट है, और यहां पे वैल्यू x की कितनी है, x2 है, और यहां पे वैल्यू कितनी है y1, और यहां पे y की वैल्यू कितनी है इसी पॉइंट के लिए, y2 है। तो अब की बार चेंज छोटा हो गया। पिछली बारी में बात करें तो आप चेंज जो आपने लिया था बड़ा लिया था, x1 x2 बीच में गैप ज्यादा था, y1 और y2 के बीच में गैप ज्यादा था। पर अब की बार मैं बोल रहा हूं कि चेंज छोटा कर दो, चेंज बहुत छोटा कर दो। तो इस केस में जब आप देखो कोशिश करोगे ना, तो अगर ट्राइंगल बनाओगे, इसको थोड़ा सा जूम करोगे, इसको जब क्या करोगे, थोड़ा जूम करोगे, तो आपको क्या मिलेगा भाई, आप यहां पे, आप अगर इन दोनों पॉइंटों को मिलाने की कोशिश कर रहे हो, आप इन दोनों पॉइंटों को क्या कर रहे हो, मिलाने की क्या कर रहे हो, कोशिश करोगे, तो ये कोण तो बनेगा नहीं, और ये क्या बन जाएगा, ये टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, क्योंकि कर्व के ये जो दोनों पॉइंट है बिल्कुल पास बिल्कुल पास में, तो इनको मिलाने की भी कोशिश करोगे। देखो ध्यान सुनना मेरी बात, में क्या बोलना चाह रहा हूं। मान लो ये आपके पास में कोई क्या है, आपके पास में कर्व है, और एक पॉइंट यहां पर और एक पॉइंट है बहुत पास में, और जब आप इन दोनों को मिलाने की कोशिश करोगे तो क्या बनेगा, ये कोण तो बनेगा नहीं, ये कोण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोण किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ आई। जब इसको जूम करते हो, है ना, तो ये कुछ आपको इस तरह का जो दिख रहा है ट्राइंगल सा, है ना, तो यहां पे ये जो y2 माइनस y1 है, यहां पर ये जो y2 माइनस y1 है ना, यहां पर ये जो y2 माइनस y1 है, ये y2 माइनस जो y1 है, और यहां पे ये जो x2 माइनस x1 है ना, तो इस y2 माइनस y1 को आप dy से लिखेंगे, और इसको हम लिखेंगे dx से। बात समझ आ रही, इसको हम किससे लिखेंगे, dy से लिखेंगे, इसको लिखेंगे dx से। चेंज बहुत छोटा होता है, तो डेल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है, d में कन्वर्ट हो जाता है। और ये अगर एंगल थीटा, अगर यहां पर एंगल छोटा सा दिखाऊं थीटा है, तो भाई यहां से tan थीटा कैसे निकलेगा, तो यहां पे जो tan थीटा है, यहां पे जो tan थीटा है वो कैसे निकलेगा, tan थीटा वही हो जाएगा ये वाली साइड जो कि है आपकी dy, इसके बराबर है, dy के बराबर, और ये वाली साइड को हम क्या लिख रहे हैं, dx लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, dx लिख रहे हैं, है ना, बात समझ आ रही है। तो इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस
रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। हम क्या बोलते हैं बेटा? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या इसको आप कह सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जो है ना, ये कर्व के अंदर जो टेंजेंट आपने ड्रॉ करी, इस टेंजेंट का क्या है? ये स्लोप है। अब भाई यही जो चीजें क्या पढ़ी जाएगी, मतलब जो dy बाई डी एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे हम डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी चीज को हम पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बात समझ आई? तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहीं पे लिखा dx की पावर n अपॉन dx, तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा? इसको पढ़ूंगा मैं, इसको ऐसे भी बोल सकता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो यहां पे जो लिखा है इसको क्या पढ़ेंगे? डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x। कहीं पे लिखा हुआ है dz अपॉन dy, इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू y। या फिर क्या पढ़ सकते हो? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन z विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में आया? सो एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। कहने का मतलब मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं बेटा कि जो डेल्टा y बाई जो डेल्टा x होता है, ये हो गया एवरेज रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। अगर यहां पर एक लिमिट लगा दी जाए, किताबों में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, लिमिट लगा दें। लिमिट क्या लगा दें? कि जो डेल्टा x है टेंस टू जीरो, डेल्टा x टेंस टू जीरो, मतलब डेल्टा x की वैल्यू बहुत छोटी बहुत छोटी बहुत छोटी है, चेंज बहुत छोटा है। तो अगर ऐसा है तो फिर ये जो डेल्टा है का निशान है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? d में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो। समझ आ रही बात? और इसी को हम क्या पढ़ते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। बस समझ आई? अब कुछ रूल्स हम डिफरेंशिएशन के पढ़ते हैं, और जब वो रूल्स हमें अच्छे से याद हो जाते हैं उसके बाद में इसके क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। और आप देखेंगे जब हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो इस डिफरेंशिएशन को और इंटीग्रेशन को हम दबा के यूज करेंगे, दबा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है? सो आइए कुछ रूल्स के बारे में जानते हैं। अब हम डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और जो कुछ रूल्स पढ़ने वाले हैं उन पे आज प्रैक्टिस करेंगे। फिर नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें भी कुछ और अलग से रूल्स पढ़ेंगे, उसकी कुछ और एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे। तो उसको हम 2 क्लासों में लेके चलेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सबसे पहले फर्स्ट रूल की बात करूं, मालूम है डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं x के रेस्पेक्ट में, और यहां पर कोई कांस्टेंट है बेटा, यहां पर कोई कांस्टेंट है। कांस्टेंट बोले तो जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट या डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसी के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, क्या होता है? जीरो। अब आप मुझे बताओ जीरो क्यों? भाई कांस्टेंट क्या चीज होती है जो चेंज ना हो? अब कांस्टेंट अगर चेंज नहीं होता तो उसके चेंज की रेट क्या होगी? अगर कोई चीज चेंज ही नहीं होती है बेटा तो उसके चेंज की रेट क्या होगी? सर जीरो होगी। तो मैं वही कह रहा हूं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? जीरो होता है। सबसे पहले अपनी कॉपी में ये लिखेंगे, 2 बार 3 बार दिमाग में घुमाएंगे। अब देखो जैसे क्वेश्चन में बोलूं, अगर मैं कहता कि भाई डिफरेंशिएशन कर बेटा, किसका कर? 5 का कर, तो आंसर कितना? जीरो। भाई 5 तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का रेट ऑफ चेंज क्या? कुछ नहीं, तो जीरो। अगर मैंने कहा बेटा डिफरेंशिएशन कर किसका? पाई का डिफरेंशिएशन कर बेटे, पाई का, तो कितना? जीरो। समझ रहे हो? तो डिफरेंशिएशन जो होता है कांस्टेंट का वो क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा? जीरो होगा। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा किसी के रेस्पेक्ट, x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में, मान लो मैंने लिखता d अपॉन dt t के रेस्पेक्ट में, तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएशन ऑफ पाई विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये भी कितना होगा? जीरो होगा। आई होप फर्स्ट रूल सब बच्चों को याद भी हो गया होगा और समझ में भी आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल पे जिस पे हम चल रहे हैं, सेकंड रूल, वो है पावर रूल। दूसरा रूल क्या है बेटा? पावर रूल। कौन सा रूल है बेटे?
पावर रूल। इस पे हम थोड़ी देर अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इस पे हम अच्छे से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं अब? पावर रूल पढ़ रहे हैं। जैसे मान लो अगर आप डिफरेंशिएशन करने की सोच रहे हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, और यहां पे लिखा हुआ है एक्स की पावर n, और n क्या है? कोई रियल नंबर है। n क्या है? कोई रियल नंबर है, ठीक है ना? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा? इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो एक्स की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। एग्जाम्पल देख लेते हैं, कोई बात नहीं। जैसे मैंने लिखता एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो बच्चों यहां पे n कितना है? सर 2 है। फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। क्या लिखोगे? 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। अब अगर बात करें 2 माइनस 1 तो एक्स की पावर 1। अब किसी भी चीज में पावर 1 है तो उसको वैसा का वैसा सिंपल छोड़ सकते हो 2x, तो इसका आंसर हो गया 2x। ठीक है, समझ में आ गया? ओके सर। तो भाई जो हम नोटिस कर रहे हैं वो नोटिस कर रहे हैं कि अगर पावर n है तो n यहां और इसमें घटा के यहां लिख दो। जैसे और एग्जांपल देखें, अगर मैं आपसे कहूं डिफरेंशिएशन करो भाई x की क्यूब का, वीडियो पॉज करो और बताओ कितना हो जाएगा। तो n कितना है सर? 3 है, तो सर 3 यहां लिख लो। और फिर फॉर्मूले में होता है n माइनस 1, तो n कितना है सर? 3 है, तो 3 माइनस 1, तो भाई कितना हो गया? 3x स्क्वायर हो गया। तो अगर पावर 3 है तो 3 यहां और 1 कम करके यहां पे लिख दो, ठीक है ना? अगर मैं कहता कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन बताओ x की पावर 35.5 का, तो क्या करोगे? 35.5 इंटू एक्स की पावर 34.5। तो जो n है वो आप यहां लिख रहे हो, और फिर यहां पे जो पावर है ना, उस पावर में क्या लिख रहे हो? n में से घटा के लिख रहे हो। अगर मैं आपसे कहता कि भाई मुझे डिफरेंशिएशन बताओ x की पावर 20 का, तो क्या हो जाता बेटा? बताओ, सोचो सोचो सोचो, क्या हो जाता? बड़ा सिंपल है, क्या हो जाएगा? 20 इंटू एक्स की पावर 20 माइनस 1, सर बराबर हो जाएगा ये 20 इंटू एक्स की पावर 19। 20 इंटू एक्स की पावर 19, ठीक है? ओके सर, चलो प्रैक्टिस करते हैं अपन। क्वेश्चन दे देता हूं मैं कुछ तुम्हें, आपको ये वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? रूट एक्स का। तो सर आप जो है ना सिखाते तो हो सिंपल सिंपल से और हमसे हार्ड पूछ लेते हो। कोई बात नहीं, करके देखो। आपको डिफरेंशिएशन करना है एक्स की पावर 3/2 का। आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 4/2 का। आपको डिफरेंशिएशन करना है 1/x³ का। तो मैंने अभी 4 एग्जांपल दिए, मैं साइड में हो जाता हूं एक बार। आप इस वीडियो को पॉज करके इन चारों क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? और फिर वापस से जब मैं आंसर बता रहा हूं तब आपको आंसर देखना कि आपने जो किया है वो सही किया भी है या नहीं किया है। आई होप आपने वीडियो पॉज किया होगा और करा होगा। चलो पहला क्वेश्चन पहले ही देख लेते हैं। हम देखेंगे सबसे पहले रूट एक्स वाला। तो पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, किसका डिफरेंशिएशन देखेंगे अपन? रूट एक्स का। भाई मेरे हिसाब से सब बच्चों को पता होगा कि किसी भी चीज पे अगर रूट लगा हुआ है सर, इसका मायने होते हैं कि भाई उस पे जो पावर है वो 1/2 है। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। कोई भी चीज पे बेटा अगर क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? रूट लगा हुआ है, तो उसका मतलब उस पे पावर कितनी है? हाफ है, ठीक? अब अगर ध्यान से देखिए सवाल को, तो यहां पे n कितना हो गया सर? हाफ हो गया। x की पावर n का फॉर्मूला क्या था डिफरेंशिएशन का? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। तो भाई क्या हो जाएगा? n 1/2, x की पावर n माइनस 1, ठीक है? सर इसको कैसे लिखेंगे? ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1, तो कितना बच गया? माइनस का 1/2 बच गया। मैं घटा के देखो 1/2 में से 1 माइनस का 1/2 आता है ना? हाँ सर। अच्छा 1/2, ठीक है सर। भाई x की पावर माइनस 1/2 है, नीचे आएगी तो क्या हो जाएगी? x की पावर प्लस 1/2, इतना तो पता होगा ना सबको। भाई अगर यहाँ पे x पे पावर कोई भी 3 है मान लो, तो क्या लिख सकते हो आप? x की पावर -3 लिख सकते हो। अगर यहाँ पर x की पावर -4/3 है तो क्या लिख सकते हो? x की पावर
प्लस 4/3 लिख सकते हो। तो ये तो रूल्स होते हैं छोटे छोटे, ये आपको पता होंगे। किसी भी चीज पे अगर भाई क्या है, रूट है, मान लो y पे रूट है, इसका मतलब y पे पावर कितनी है, 1/2 है ना। छोटी मगर मोटी बातें पता होनी चाहिए। तो भाई अगर ये पावर माइनस में था नीचे आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं किसी भी चीज पे अगर क्या होता है, रूट होता है, सॉरी 1/2 पावर होती है, इसका मतलब उस पर रूट है, तो ये आंसर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। एक्स की पावर 1/2 मतलब रूट लगा हुआ है इस पे, ठीक है ना। तो भाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। तो इस तरीके से होता है, आपको याद भी रहेगा तो भी बहुत अच्छी बात है। फटाफट से न्यूमेरिकल आप जब करेंगे तो आप तुरंत लिख देंगे, और प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का जवाब जिन भी बच्चों का ये आया है बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों आपको। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स की पावर 3/2 का, एक्स की पावर 3/2 का देखोगे तो पावर कितनी, 3/2, तो 3/2 मतलब n यहां, और x की पावर 3/2 -1। तो भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 x की पावर 1/2। सर कैसे पता लगा आपको, भाई यहाँ पे लिखा हुआ 3 × 1/2, मतलब इसमें 3 हाफ है। कितने हाफ है, 3 हाफ। इसमें से भाई एक घटाना है। अगर बात करें एक में, तो एक में कितने हाफ होते हैं, सर एक में तो 2 हाफ होते हैं। तो जब 3 हाफ में से 2 हाफ जाएंगे तो कितना हाफ बचेगा, 1 हाफ बचेगा ना। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसलिए 1/2। ठीक है, तो भाई आंसर हो गया फाइनल 3/2 x की पावर 1/2 या 3/2 रूट एक्स। और किसी भी चीज में पावर अगर 1/2 है तो उसको आप रूट एक्स में ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट भाई ये तो बिल्कुल ही सिंपल है भाई, 4/2 लिख दो सर, 2 हो गया ये तो सर इसको तो आप ऐसे लिख दो x की पावर 2, और सर x की पावर 2 का कितना हो जाएगा, सर 2x हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ओके सर। इसका देखते हैं हम 1/x की पावर 3 को। इसको क्या लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो सर हम x की पावर -3। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, x की पावर -3। क्या लिखा जा सकता है इसको, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर -3 लिख सकते हैं इसको सर। हाँ सही बोल रहे हो भाई। तो भाई n × x की पावर n-1 फॉर्मूला होता, तो n कितना -3 इंटू x की पावर n-1 मतलब -3 -1, तो कितना हो गया, -3 × x की पावर -3 -1 -4। तो क्या लिख सकते हो इसको, -3/x की पावर 4। ये आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पावर रूल अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आधा क्वेश्चन और मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूं, आप पावर रूल पे क्वेश्चन करना। ठीक है, पहला d/dx 1/x की पावर 7। दूसरा क्वेश्चन है d/dx x की पावर 7/2। तीसरा है d/dt t की पावर 8/3। फोर्थ है d/dy 1/x की पावर 2/3। फिफ्थ है d/dz 2/3 है नहीं, 2/3 z की पावर 3/2। ये कुछ क्वेश्चंस है पावर रूल पे जो आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, समझ रहे बेटा। तो ये मेहनत थोड़ी सी आपको करनी है। तो पावर रूल हो गया, अब थोड़ी सी और बातें करते हैं, ध्यान सुनो। रूल नंबर 3 में क्या बोलना चाह रहा हूं, रूल नंबर 3 में ये बोलना चाह रहा हूं आपसे कि आपको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर n का। सर वो तो हमें आता ही है, पर इसके मल्टीप्लाई में अगर कोई कांस्टेंट हो, इसके मल्टीप्लाई में कोई क्या हो, कांस्टेंट हो, तो कैसे करेंगे। सिंपल सी बात है, जो कांस्टेंट जब भी होता है ना, ये हमेशा बाहर रखा जाता है। कांस्टेंट जब भी होता है ना, इसको हम डिफरेंशिएशन वाले साइन से बाहर ले लेते हैं हमेशा, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसका कर देते हैं। अब भाई ये c तो बाहर है, x की पावर n का क्या होता है, n × x की पावर n-1 होता है। तो बस यही फॉर्मूला बन जाएगा, रटना नहीं है वैसे भी फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा ये। जैसे मैंने बोला भाई x² का करो, तो सर हम तुरंत कर देंगे x² का तो 2x, पर मैंने बोला x² का नहीं, अब आप करो किसका डिफरेंशिएशन, 2 × x² का करो। अभी मैंने बोला अब कांस्टेंट मल्टीप्लाई में लेके आ गया मैं यहाँ पे 2, दिख रहा है। तो इसको बस दिमाग मत लो, ये 2 कांस्टेंट, जो कांस्टेंट उसको बाहर ले लो। डिफरेंशिएशन किसका करो,
एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का क्या होता है, एक्स स्क्वायर क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। तो ये 2 और पहले से ये 2 था, तो ये कितना आ गया, सॉरी 2x। तो एक्स स्क्वायर कितना होता है, 2x होता है, तो 4x इज आंसर। समझ आई। तो जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट जो है वो बाहर आ जाएगा और बचे हुए पार्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे थोड़ा प्रैक्टिस में लाते हैं इस चीज को, बिना कॉपी पेन उठाए करना बेटा, बिना कॉपी पेन उठाए करना ना। मैंने बोला 7 इंटू एक्स की पावर 7, बिना कॉपी पेन उठाए करेंगे सब बच्चे, तुरंत आंसर बताएंगे। तो आप बोलोगे सर ये हो गया 7 तो पहले से, इसका करेंगे एक्स की पावर 7 का करेंगे, तो 7 इंटू एक्स की पावर 7 माइनस 1, 7 7 जा 49, एक्स की पावर 6 सर। बिना कॉपी पेन उठाए करना। मैं बोला कि डिफरेंशिएशन करो, किसका करो, 6 इंटू एक्स की पावर 6 का करो, तो कितना हो जाएगा सर 36 एक्स की पावर 5। भाई 6 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा। एक्स की पावर 6 का क्या हो जाएगा, 6 इंटू एक्स की पावर 5, 6 और 6 मल्टीप्लाई होंगे तो 36 आ गया और एक्स की पावर 5। समझ आ रहा, थोड़ा सी प्रैक्टिस करते हैं भैया ना। कुछ क्वेश्चंस है जैसे आपको करना है, पहले 7 अपॉन एक्स की पावर 7 का, बोले सर सिखाते सिंपल हो और हमको सर हार्ड करने को दे देते हो। थोड़ा सा दिमाग चलाना चाहता हूं मैं आपका खुद का, क्योंकि मेरा तरीका अलग है। आप जितना खुद दिमाग का अपना चलाओगे ना, उतनी ज्यादा आप सीखोगे। तो मैं चाहता हूं बच्चे ज्यादा मेहनत करें, तो वहां पे आप सीख पाओगे थोड़ा ज्यादा। देखिए बेटा, यहां पे कुछ हम दे देते हैं आपको, और 8 इंटू एक्स की पावर 3। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बना देता हूं अब एक बार। 1/2 रूट एक्स या रूट एक्स बाई 2 मिलते हैं यहाँ पे, रूट एक्स बाई 2। एक लास्ट रोड ले लेते हैं, हमारे पास में 4 क्वेश्चन है। मैं साइड में हट रहा हूं। आप क्या करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे। वीडियो पॉज करने के बाद में आपको करना क्या है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जब मैं सॉल्व करके बताऊं आपको, तो अब आपको आंसर मैच करना है। अगर आप सही से कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपको आ रहा है। आइए, अगर ध्यान से अगर आप यहां देखेंगे तो भाई जो 7 है, 7 जो है वो क्या है, कांस्टेंट, तो इसको तो बाहर ले लो। ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। बोला हाँ सर सही कह रहे हो। अब भाई ये तो सीख चुके हैं अपन, पावर रूल वाला तो सीख चुके हैं ना, इसको तो हमको करना आता ही है। एक्स की पावर 7 इसको कैसे लिख सकते हैं, सर इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की पावर -7। तो सर ये हमें आता करना, ये 7 हो गया। अब एक्स की पावर -7 करेंगे तो n इंटू एक्स की पावर n -1, तो n कितना है भाई, n है -7 इंटू एक्स की पावर n -1, ठीक है ना। तो 7 7 से कितना हो गया, 49 हो गया, 49 एक्स की पावर -8, तो ये आंसर हो गया। या फिर ऐसे लिख दो 49 अपॉन एक्स की पावर +8, क्योंकि एक्स की पावर -8 है, नीचे आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा और माइनस तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये करें अभी, आ जाओ। तो 8 तो आ गया कॉमन, बाहर आ गया, मतलब कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, ठीक है ना। किसका करेंगे, एक्स के क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे। एक्स के क्यूब का कितना हो जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, एन कितना 3, एक्स की पावर n -1 मतलब 3 - 1 मतलब 2, तो ये हो गया 24। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। अब ये देखते हैं, रूट एक्स देखो 1/2 तो बाहर ले लो, 1/2 तो बाहर ले लो। अब रूट एक्स का, अभी रूट एक्स से थोड़ी देर पहले मैंने डिफरेंशिएशन आपको बताया था, 1/2 रूट एक्स, याद आ रहा है। उसको वापस से सॉल्व नहीं करेंगे अपन, आपको पता होना चाहिए। आपको पता होगा तो फटाफट से आप दिमाग लगाएंगे, फटाफट से निपटा दोगे। देखो मैंने कहा तो बताया था आपको, रूट एक्स का नहीं बताया क्या, ऐसा तो हो नहीं सकता नहीं बताया हो। रूट एक्स का तो करा होगा अपन ने, कहाँ करा था, हाँ ये रहा, देखो ये रहा। रूट एक्स का कितना आया था, अच्छा मैंने आगे वाली साइड बताया। देखो रूट एक्स का अपन ने करा था, पता नहीं कहाँ गया अभी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेंगे। रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है बेटा, मैं आपको पहले लिख देता हूँ फिर दोबारा करके दिखा देता हूँ। देखो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे आया होगा, देखो ध्यान समझना, क्योंकि किसी भी चीज पे अगर रूट होता है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पावर 1/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। अब n कितना हो गया भाई, 1/2 हो गया, तो इस x की पावर 1/2 करेंगे तो n कितना 1/2 इंटू x की पावर n -1, मतलब n कितना 1/2 -1, तो 1/2 1/4 हो गया, और 1/2 -1 मतलब माइनस का 1/2, तो कितना हो गया ये 1/4 रूट एक्स हो गया। समझ में, तो 1/4 रूट एक्स हो गया। यहाँ पर देखिए तो 3/2 तो क्या होगा, कॉमन हो गया, x की पावर 3/2 करेंगे तो 3/2
इंटू एक्स की पावर 3/2 माइनस 1 n कितना 3/2 है ना, तो ये n आ गया, तो यहां से देखो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। 3/2 पहले से था कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लिया। 3 से कितना हो गया 9 हो गया, 2 से 4 हो गया, और 3/2 में से 1 गए, मतलब 3 हाफ में से 1 हाफ, 2 हाफ गए तो 1 हाफ, तो ये आंसर हो गया भाई। तो 9/4 इंटू रूट एक्स इज योर आंसर, क्योंकि एक्स पावर 1/2 इसका मतलब इसको रूट एक्स लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये रूल भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं कुछ रूल्स आपको लिखा के जा रहा हूं, वो आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से याद करोगे, उसके बाद ही हम नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो मैं वो कुछ याद करने के लिए दे रहा हूं आज, वो आप अच्छे से याद करोगे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, कुछ क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डिफरेंशिएशन आपको याद होने चाहिए, और आप जब नेक्स्ट क्लास लेने आएंगे तो वो अच्छे से याद करके आएंगे। पहला रूल, कुछ रूल्स है ट्रिग्नोमेट्रिक्स के, अच्छे से याद होने चाहिए। पहला, साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है बेटा कोस एक्स, और जो कोस एक्स होता है उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। और तीसरा जो टेन एक्स होता है, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा एक्स के रेस्पेक्ट में वो होगा सेक स्क्वायर एक्स। इसी तरीके से सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा सेक एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी तरीके से कोट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है एक्स के रेस्पेक्ट में वो होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, ठीक है। और लॉगरिथम फंक्शन है कोई, log x मान लो, ये log x है, इसका जो डिफरेंशिएशन होता है ये होता है आपका 1/x, और e की पावर x एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है e की पावर x। सो ये कुछ फॉर्मूले हैं बेटा जो आपको अच्छे से याद करके आने हैं, और अगर अच्छे से याद नहीं करोगे तो फिर वापस से वही दिक्कत हो जाएगी। तो आपको ये जो फॉर्मूले हैं अच्छे से याद करने हैं। साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स का क्या होता है, ठीक है ना, कोट एक्स का क्या होता है, तभी हम आगे जब पढ़ेंगे तो अच्छे से ये फॉर्मूले जब आपको याद होंगे तो ही हम आगे से अच्छे से पढ़ सकते हैं। और फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर हम अच्छे से इन चीज़ों को नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। तो आप ध्यान से बच्चे सब रूल याद करेंगे। आपका पावर रूल क्या होता है ना, पावर के रूल के मतलब मान लो एक्स की पावर के साथ में कांस्टेंट आ गया तो क्या होगा, ये सारी जो चीजें हैं आपको ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो फटाफट से इनको अपनी कॉपी में नोट करो, 2-3 बार अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है ना बेटा, समझ रहे हो बात को। और अच्छे से आपको क्या होना चाहिए बेटा, याद होना चाहिए। अच्छे से आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और याद होगा तभी हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से जो है अपन जो चीजें हैं पढ़ पाएंगे, कर पाएंगे, और अच्छे से कुछ क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। आई होप यहां तक आपको सबको समझ में आया होगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर बेटा।